बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसर परलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी अलवी साहब, क्या खबर है? जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफ़क़त बेनकाब कर दी। इमरान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए NRO मांगा, तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं, तो फिर एक गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी टाइकून को कहें कि हमारा पैचअप करा दें। मानसेरा में जलसे आम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान की गालियों का जवाब गालियों से नहीं दूंगा, बल्कि आइंदा बजट में नौजवानों को और बच्चों को मुफ्त लैपटॉप फ्राहम करूंगा। उन्होंने वज़ीर आला KPK को कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आटा सस्ता करें। उन्होंने कहा 50 लाख घर के दावेदार ने एक ईंट भी नहीं लगाई। दिल पर हाथ रख कर पेट्रोल महंगा किया, लेकिन 8 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी। मरियम नवाज़ ने कहा कि डट कर खड़ा होने का दावेदार जरदारी और नवाज शरीफ के पांव पड़ गया। सुपर पावर को धमकियां देने वाला पेशावर के बैंकर्स में छुपा हुआ है। 2 नंबर का लीडर, 2 नंबर बयानियाँ, 2 नंबर साजिश। इनकलाब हेलीकॉप्टर पर सवार होकर नहीं आता। हकीकी आज़ादी का शोर मचाने वाला इस्लामाबाद से सुबह सवेरे भाग गया। इमरान ने सरकारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जब अवाम नहीं आए तो फिर उसकी करेनें वापस चली गई। दूसरी जानिब 4 सदा में PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी धुआंधार खिताब किया। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ कान खोल के सुन लो, तुम्हें जेलों में डालूंगा और हक ना दिया गया तो छीन के हक लूँगा। उन्होंने कहा कि CCP, DG ऑपरेशन लाहौर, रावलपिंडी, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। बड़ी खुली नंगी धमकियां थीं। उसके बाद पाकिस्तान के एक वफ्द का दौरा इसराइल जो है उस पर भी बात करेंगे कि ये वफ्द कैसे गया, और पाकिस्तान का पासपोर्ट जिस पे ख़ास तौर पर लिखा होता है कि सिवाय एक इसराइल के ये दुनिया के तमाम जगहों के लिए कारआमद है, तो उसके ऊपर किसके हुक्म पर जो वो इसराइल का वीज़ा लग गया, ये क्या हुआ। और फिर पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में अमन दस्तों के किरदार पर भी बात होगी, और बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात भी हमारी मौजूद गुफ्तगू होंगे। लेकिन इससे पहले कि मज़र बरलास साहब के तबसरे की तरफ चलें, आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू का एक टुकड़ा सुनाते हैं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसेरा में ख़िताब करते हुए क्या लब लहजा अख्तियार किया, क्या गुफ्तगू की। एक टुकड़ा सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जी शहबाज शरीफ साहब। फैसला करना होगा, ये इस तरह नहीं होगा। अगर आपको ये मंजूर है कि पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है और पूरे KP को पंजाब की तरह तरक्की दिलवानी है, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कौन से धोखाबाजी करता है, महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं मानसरा के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यू-टर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। जी, खुदा को गवाह बना के वादा करता हूँ अपनी ज़िंदगी लड़ा दूँगा, लेकिन आप लोगों को ज़रूर खुशहाल बनाऊँगा। देखिए, मियाँ साहब के ये जो वादे हैं, या इनके बड़े भाई जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, 35-40 सालों से कौम ये वादे मसलसल सुन रही है। और आज भी जो तकरीर, जो टुकड़ा आपने सुनाया, उसमें उन्होंने अपने मुखालफिन पे बड़ी तनकीद की और सूबाई तासब फैलाने की कोशिश की, जो उनके वज़ीर कानून भी कोशिश कर रहे हैं।
मसलन ये क्या कहने की ज़रूरत है कि मैं पंजाब बना दूंगा, पंजाब में जाके आप कहते हैं कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। ना तो लाहौर पेरिस आज तक बन सका है, ना कराची पेरिस बन सका है, बल्कि सच्ची बात तो ये है अलवी साहब के जो हमारे शहर 60s में थे या 70s में थे, उनसे भी बुरी हालत हुई है। कराची की भी बुरी हुई है, लाहौर की भी बुरी हुई है और दूसरे शहरों की भी बुरी हुई है। हमारे शहर बड़े खूबसूरत थे। सही। कराची इतना खूबसूरत शहर था कि कराची में तो लोग आते थे देखने के लिए, स्याह आते थे। सही। इसी तरह लाहौर बड़ा खूबसूरत था। तो बजाय इसके कि कोई तमीरी बातें करें, एक दूसरे की मुखालफत, मेरा ख्याल है हमारी सियासत में सिर्फ यही रह गया है कि अपने मुखालफिन के बारे में बातें करो और लोगों के लिए कोई। अब ये देखिए सारी महंगाई का जिम्मेदार वो इमरान खान को करार दे रहे हैं। भाई पेट्रोल तो अभी 2 दिन पहले आपने बढ़ाया है। सही है। जो चीज़ें इससे महंगी होंगी वो आपकी वजह से होंगी। और अभी आपके वजीर ख़जाना कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं कि 2 दिन बाद मज़ीद कीमत बढ़ेगी या नहीं। सही। तो ये कोई लोगों की खिदमत नहीं। इस एक लम्हे के लिए हमारे नाजरीन भी ये सोचें कि क्या 80 की दहाई में ज़िंदगी आसान थी या अब आसान है। मेरा ख्याल है कि जो 80 की दहाई तक ज़िंदगी थी, एक आदमी कमाता था और 7-8 अफराद खाते थे। सही है। अब ये हालत हो गई है कि घर के सारे अफराद कमाते हैं और फिर भी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो ये हमारे सियासतदानों की, इसमें कोई पार्टी तकसीम नहीं है, सब सियासतदानों ने इसी तरह के वादे किए और मुल्क की मीशत जो है वो डूबती चली गई। हमारी मीशत जो थी वो 80s में इंडिया से आगे थी, बांग्लादेश से आगे थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि 80s में इंडिया के 2 रुपये होते थे और हमारा 1 रुपया होता था। बांग्लादेश के 3 टके होते थे और हमारा 1 रुपया होता था। तो ये हमारी सियासी जमहूरी हुकूमतों की कमाई है कि उन्होंने मीशत की किश्ती भी डुबो दी है, लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात भी वो लाए हैं। और ये जो दावा फरमा रहे हैं कि एक ईंट नहीं लगाई, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि बहुत से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स का ज़ाती तौर पर इल्म है कि वो लाहौर में भी बन रहे हैं। और ये कहना कि वो झूठ बोलता है या फ़लाँ झूठ बोलता है, मेरा ख्याल है हमारे सियासतदान तमाम ही कहीं ना कहीं झूठ ज़रूर बोलते हैं। सही जी, कहीं ना कहीं ये झूठ ज़रूर बोलते हैं। लेकिन ये इनका ये जो कहना है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, चलें अभी इनके पेट्रोल बढ़ाने से, कीमतें बढ़ाने से यकीनन महंगाई का एक तूफ़ान आएगा और जो लोग मार्केट में जाते हैं, चीज़ें लेते हैं, उनको अंदाज़ा है इस बात का कि थोड़ा सा भी कोई चीज़ बढ़े तो वो उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। तो ये तो उन्होंने 30 रुपये लीटर बढ़ा दिया था। तो आपको क्या लगता है कि माजी में जो 3-4 साल थे उसमें कुछ महंगाई बढ़ी थी या बिल्कुल नहीं बढ़ी थी? नहीं, महंगाई तो बढ़ी। आप देखिए कि पिछले 3 साल में जो दुनिया को एक आफत का सामना करना पड़ा, ये देखिए ना, हमारे लोग जब बातें करते हैं जलसों में तो हकायक बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हकायक ये हैं कि कोरोना जैसी एक आफत का सामना करना पड़ा। हकायक ये हैं कि बहुत सी ममालिक की मईशतें डूब गईं। हकायक ये हैं कि बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं। हकायक ये हैं कि बहुत सी लाशें लोगों को उठाना पड़ी। लेकिन अल्लाह ताला का इस मुल्क पे ख़ास करम रहा, फजल रहा कि यहाँ उस कदर लाशें नहीं उठाना पड़ी जैसी दुनिया भर में उठाना पड़ी। उस कदर हमारे ये, अच्छा, ये उस वक़्त की जो भी हुकूमत थी उसकी एक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने बिज़नेस बंद नहीं होने दिया, उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन मुतारफ़ कराया। और फिर तारीफ़ वो होती है जो बैरूनी दुनिया करे। बैरूनी दुनिया ने उनकी तारीफ़ की कि इन्होंने कोरोना से बहुत अच्छा निपटा है। और उसी दौरान हमारी मईशत जो है वो तरक्की करने लगी। उसी दौरान हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को बड़े ऑर्डर्स मिले। उसी दौरान हमारी वो लूम्स जो थी जो 90s में बंद हुई थी वो 30 साल बाद चलना शुरू हो गई और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो भी 6% पे पहुंच गया। तो मेरा ख्याल है कि कोरोना का जो सामना करना पड़ा दुनिया को, इसमें महंगाई ज़रूर हुई और वो इंटरनेशनल महंगाई थी।
सही। आपके कोरोना की बार बार बात से मुझे कोरोना याद आ गया, और कोरोना से रेलेवेंट एक और ख़बर याद आ गई कि पाकिस्तान को ये भी एजाज़ हासिल रहा कि कोरोना के लिए आने वाली इमदाद और कोरोना के लिए जो फंड्स इकट्ठे हुए उसके अरबों रुपए का उसका हेर फेर हुआ। यहाँ जो बैठे हुए लोग थे माशाल्लाह इतने ईमानदार थे कि वो मरीज़ों का और मरते हुए लोगों के रगों से भी उन्होंने लहू निचोड़ लिया। और इस हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आई और उन बेचारों को भी तान व तशनी का शिकार होना पड़ा। क्या कहते हैं उस पर? मेरा ख्याल है उस रिपोर्ट को अब पब्लिक होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या किया गया था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, खा उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, खा अहले सियासत से है, खा किसी भी तबके से है, जिसने भी लूट मार की है उसका हिसाब होना चाहिए। ये असूली बात है, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत का पैसा है, पाकिस्तान के मुल्क का पैसा है, वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं उनको तहकीक करनी चाहिए और जो भी इसमें मुलव्वस है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की मुनाफिकत जो है वो बेनकाब हो गई है। इमरान हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए NRO मांगते रहे, तमाम तर कोशिशें करते रहे। जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो फिर उन्होंने बैरूनी साजिश का जाली ड्रामा रचाया। क्या कहते हैं? अच्छा, आपको याद है कि कल जो ऑडियो सुनाई गई थी जो मीडिया के ज़रिए पहुंची, उसको मैंने तो जो ही आपने सवाल पूछा था तो मैंने कहा ये झूठ है, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद मलक रियाज हुसैन की तरफ से भी तरदीद आ गई। एक टीवी एंकर से उन्होंने बात की, उस टीवी एंकर ने भी कहा कि मलक साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। जो जाली चीज़ें होती हैं ना, ये जाली ड्रामे, देखिए इन्होंने साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान, उनकी भी जाली ऑडियो तैयार की थी। तो ये जो जाली ऑडियो तैयार करने वाली फैक्ट्री है ना लाहौर में, उस पर छापा मारना चाहिए हमारे इदारों को, ताकि मजीद जाली ऑडियो सामने ना आए। लेकिन मसर प्रहलाद साहब, जिस ट्वीट का आप हवाला मलिक रियाज का दे रहे हैं वो ट्वीट ही जाली है। वो मलिक रियाज साहब के उस ट्वीट की भी तरदीद आ गई है। चलो मलिक साहब ने उनकी तो बात हुई, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज 4 सदा में खिताब था और गरज बरस रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने इस बात की बिल्कुल कोई तरदीद नहीं की। मामूली सी बात होती है, फवाद चौधरी का बयान आ जाता है, फौरी तौर पर उन्होंने कोई तरदीद नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा हल्के फुल्के लफ्ज़ों में तरदीद की, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह के जुमले मुझे लगे कि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ने ऐसा किया हो। और वो एक सिर्फ वाहिद जो बात आई शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आई, वरना इस हवाले से अभी तक PTI के फोरम से भी कोई तरदीद नहीं आई और न ही मलिक रियाज साहब की तरफ से आई, न ही पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आई। वो चीज़ अभी स्टिल स्टैंडिंग है। बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बात की है और उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी यह बात की, लोग उनको सुनते हैं, बड़े मुतदिल मिजाज आदमी हैं वो। उन्होंने कहा कि मेरी मलक रियाज साहब से बात हुई है, मलक रियाज साहब ने ये फरमाया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, इसका वजूद ही नहीं है, तो वजूद से इनकारी है। सही है। पर मैं तो मेरा ख्याल था कि मुतासरा आदमी की बात होती तो ज़्यादा उसकी होती, जो जिनके आपस में मामला था। तीसरे किसी जर्नलिस्ट की बात तो मेरा ख्याल है वह मैटर नहीं करती, लेकिन बहरहाल वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। खबर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ना है। शहबाज शरीफ के अलावा तो मरियम की आ जाइए, उस पर भी बात कर मरियम नवाज ने आज वहाँ जो किस सैयद में मीडिया के बारे में इश्तहारात की बंदरबाट पे हदायत देती हैं। जी बिल्कुल, आप बताएं कि ये क्या वजह है कि इस तरह उन्होंने ये क्या किया उसको। मैंने देखिए ये पिछली गवर्नमेंट में भी वो करती रही और इस हुकूमत में भी वो कर रही हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए, वजारत इत्तलात को भी बोलना चाहिए और वजीर इत्तलात को भी बोलना चाहिए और वजीर आज़म को भी एक्शन लेना चाहिए, दूसरे इदारों को भी, कि वो किस हैसियत में हदायत देती हैं और अपनी मर्ज़ी के मीडिया हाउसेस पे इश्तहारात की बरमार करती हैं और जो उनके ख़िलाफ़ कोई मौक़िफ़ पेश करते हैं उनको किस तरह बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो ये एक तरह से नाइंसाफ़ी है, ये मीडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अंधेर नगरी मचाने वाली बात है। बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन मैं यहाँ एक जर्नलिस्ट होने के नाते और एक आज़ाद जर्नलिस्ट होने के नाते, जो खुदा का फजल व करम है कि किसी सियासी जमात के न इश्क में मुब्तला है, न तनख्वाह पे है, न पेरोल पे है, एक सवाल आपसे ये करूँगा कि एक आज़ाद जर्नलिज़म के हवाले से क्या ये मुनासिब है? अल्लाह का शुक्र है कि GTV भी बिल्कुल एक बैलेंस पॉलिसी पे है और किसी का तर्जमान नहीं है और न ही हमारा ये प्रोग्राम। तो जो TV चैनल पक्के पता चलते हैं कि ये जनाब नून लीग का तर्जमान है, ये जनाब PTI का तर्जमान है, ये फलां का तर्जमान है, तो इसको कैसी सहाफ़त करार दिया जाए और इसको क्या कहा जाए? इस पर देखिए, ये लोगों को
लोग बड़े अक्लमंद हैं, बाशऊर हैं, लोगों को सोचना चाहिए। जो भी बाइस्ड टीवी हैं, जितने भी हैं, लोगों को उनका बाइकाट करना चाहिए। और इसमें मैं एक मिसाल दूंगा कि माजी में आप देखिए कि 2 पार्टियों ने अखबारात निकाले। मसलन पीपल्स पार्टी ने मसावात अखबार निकाला, और पीपल्स पार्टी के लोग मसावात अखबार नहीं पढ़ते थे। जमात इस्लामी के लोगों ने भी एक अखबार निकाला, जसारत था शायद, तो वो भी नहीं पढ़ते थे। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी बैलेंस पॉलिसी रखनी चाहिए और सबका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए, और लोगों को भी उन चैनल्स को देखना चाहिए ज़्यादा जो बैलेंस बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। बिल्कुल सही है जी। मरियम नवाज़ ने मानसेरा में खिताब करते हुए कहा कि मैं आज अपने घर आई हुई हूँ, मैं बतौर लीडर नहीं, इस धरती की, इस घर की बेटी के तौर पर मानसेरा में मौजूद हूँ। मानसेरा ज़ाहिर है, वो इलाका जो है वो हज़ारा उनका ससुराल है। वहाँ उन्होंने और भी बहुत सारी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा आपको एक टुकड़ा सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। मरियम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की हज़ारा से मोहब्बत का सबूत है। इमरान खान ने अपनी नाअहली से, अपनी नालायकी से, अपनी बेहिसी से पाकिस्तान के सीने पर लगाए जो कारी ज़रबे उसने पाकिस्तान की मईशत पर लगाई, इंशाअल्लाह ताला वो जख्म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपनी मेहनत से भर के जाएंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। जी, खैबर पख्तूनख्वा मैं समझता हूँ कि ये सियासत बिल्कुल पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए दुरुस्त नहीं है कि आप किसी को फितना कहें, इंतशार कहें, और दूसरी तरफ से वो भी आपको चोर कहें। ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तानी सियासतदानों को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। वो सोसाइटी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गैर मुनासिब सी गुफ्तगू मरीम नवाज़ की नज़र आई है। मरीम नवाज़ को काफ़ी अरसा हो गया सियासत करते हुए, उन्हें कम से कम सोच समझ कर गुफ्तगू करनी चाहिए। सही, बिल्कुल जी। जनाब मज़हर बरलास साहब का कहना है कि मरीम नवाज़ की गुफ्तगू अखलाक के आला मेयार पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरती, और एक बड़ी लीडर होने के नाते उन्हें इस तरह की गुफ्तगू और इस तरह का लबो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीडर्स की ज़बान के जो तल्ख लहजे हैं वो आगे आवाम तक पहुँचते हैं, उनके फॉलोअर्स तक पहुँचते हैं, और वो फिर न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मकामी तौर पर, ज़ाती तौर पर दो बदू भी लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के मानसेरा में जलसे से ख़िताब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 4 सदर में इमरान खान ने ख़िताब किया। इमरान खान ने ख़िताब करते हुए अपने मुखालिफिन के बारे में क्या लबो लहजा अख्तियार किया, उस पर बात करते हैं, और फिर नज़र बरला साहब का तबसरा लेते हैं। जी, इमरान खान ने क्या कहा। अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा। ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, और औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की और वो शेल इस्तेमाल किए जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता, हम इंशाअल्लाह तुम तीन बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। जी जनाब, मज़हर बरला साहब। अब ये है कि जहाँ तक करप्शन की बात है, उसके लिए तो देखिए अदारे मौजूद हैं, वो फैसला करें कि किसने करप्शन की किसने नहीं। बाकी मैं समझता हूँ कि हर एक का जमहूरी हक है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज
पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों का हक है, सही। खा वो कोई भी पार्टी हो, खा वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो मुस्लिम लीग नून हो या इमरान खान की तहरीक इंसाफ हो। तो मेरा ख्याल है कि जमहूरी हक होना चाहिए। पाकिस्तान में जलसे जुलूस की सियासत होती रही है हमेशा से, सही। लेकिन पुरअमन होनी चाहिए। तो सियासतदानों को मैं फिर से अर्ज़ ये कर रहा हूँ, पहले पार्ट में भी मैंने यही कहा कि अनारकी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। पाकिस्तानी सोसाइटी को हमें पुरअमन और एक जमहूरी सोसाइटी बनाने की तरफ जाना चाहिए। और ये तमाम सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है कि वो मुआशरे को फसाद की तरफ ले जाने की बजाय अमन की तरफ ले जाएं, जमहूरियत की तरफ ले जाएं, ताकि मुल्क में कोई इस्तेहकाम नज़र आए। जी बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने जिन तीनों लोगों का नाम लिया, इनको इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जेलों में डाला भी सही, और बड़े अजीबो गरीब किस्म के मुकदमात का भी ये लोग सामना करते रहे। तो अभी अगर दोबारा इमरान खान बरसर इक़्तिदार आते हैं तो दोबारा उनको जेलों में डालेंगे तो अवाम के मसाइल किस हद तक हल हो जाएंगे, क्योंकि इनको पहले भी जेलों में डालने का रिज़ल्ट तो कोई नहीं निकला। पब्लिक तो ये चाहते थे, इमरान खान से ये तवक्को कर रही थे कि अगर आपके ख्याल में ये लोग चोर हैं तो इनके गरेबानों से इनका पेट चीर के इनके उससे दौलत निकालें जो इन्होंने लूटी है। लेकिन उसमें तो इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उसमें अब क्या मुआवजा करेंगे ये? उसमें बहुत से इदारे हैं हमारे, जो तहकीकाती इदारे हैं, उसमें अदालतें हैं हमारी। तो अगर हमारी अदालतों में हमारे सियासतदान जो हैं बड़े बहाने करते रहे, ये बात भी रोशन की तरह यह है कि हमारे सियासतदान लहतो लाल का मुजाहरा करते हैं, तहकीकात में तफ्तीश में शामिल नहीं होते, कभी कमर दर्द का बहाना कर लेते हैं, कभी उनके वकील को कोरोना हो जाता है, कभी उनको ख़ुद कोरोना हो जाता रहा। तो ये मामलात भी आप ज़ेरे गौर रखिए। मेरा ख्याल है कि जिस किसी ने भी करप्शन की है, पाकिस्तान को जिसने भी लूटा है, उसके साथ जो है वो उसके बारे में मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए और उसको करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसने करप्शन की है तो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये था मज़हर बल्ला साहब कि अगर दोबारा इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आते हैं, ये फ़ौरी उनके कहने के मुताबिक इलेक्शन हो जाते हैं और जो उनको तवक्को है कि वो क्लीन स्वीप कर लेंगे, इस मुल्क पे दोबारा आ जाएंगे, तो क्या ये सारी जिनकी तरफ आपने इशारा किया, बड़ी ज़बरदस्त आपने बड़ी तफसील से बात की कि ये मसाइल हैं, तो फिर ये जो दावा करते हैं कि मैं उनके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वही पुराने दावे जो 26 सालों से लोगों ने सुने में, तो फिर वो सारे हालात ठीक हो जाएंगे? अदालतें, ये वो तफ्तीशें, तहकीकात, इन लोगों का रवैया तफ्तीशों में शामिल होना। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ठीक हो सकते हैं या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी आज से कुछ 26 साल पहले, तो उस वक़्त भी उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ और इंसाफ के परचम तले पार्टी बनाई थी। उसी बयानी को वो आज तक लेकर चल रहे हैं। अब हमारा निज़ाम इस तरह का है कि उसमें बहुत से लोग जो हैं वो लंबा कर जाते हैं काम। मसलन आप देखिए कि साना मॉडल टाउन को 8 साल हो गए हैं, आखिर वो जानें गई हुई हैं। उन जानों का भी तो हिसाब होना चाहिए। खून गया हुआ है, लोगों की यहाँ शहादतें हुई हैं और ऐसे लोगों की शहादतें हुई हैं जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तो उसका भी हिसाब होना चाहिए। अब हमारे निज़ाम अदल में अगर सुस्ती है तो हमारे निज़ाम अदल को चलाने वालों को भी सोचना चाहिए कि हमारा दुनिया में कौन सी रैंकिंग है, हम किस नंबर पर खड़े हैं और क्यों उस नंबर पर खड़े हैं। हमें इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लानी चाहिए। ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जी। और शहादतों का जिक्र किया जाए तो साहिवाल में भी शहादतें हुई। एक मासूम बच्चों के सामने उनके माँ बाप को मारा गया। तहरीक लब्बैक के 22 लोग शहीद हो गए और इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में शहीद हुए। और वो लोग जो या रसूलुल्लाह का नाम लेके बाहर निकले थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए बात कर रहे थे, वो भी मारे गए। बहरहाल वो तंजीम कलअदम भी करार पा गई। लेकिन शहादतें हर तरफ से हुई हैं। और हैरत की बात यह है कि ये इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में 4 साल में उनके कज़न्स को इंसाफ नहीं मिल सका। और जब भी हम पाकिस्तान अवामी पैट के पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों के साथ बात करते हैं तो वो इस बात पे बिल्कुल सख्त नाराज़ नज़र आते हैं। और इस दफ़ा वो बिल्कुल खुल के ये कह रहे थे कि इमरान के हालिया धरने में ये नाकामी की वजह यह है कि इस दफ़ा पैट उनके साथ नहीं है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का पीस कीपिंग मिशन जो है दुनिया भर में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करता है, और दुनिया में इन जितने भी ये मिशन है उसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा नुमाया है। इस वक्त तक पाकिस्तान ने 60 अमन मिशन में जो है हिस्सा लिया है, और अब भी पाकिस्तान जो है 10 अमन मिशन में शरीक है इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान के किरदार बहुत ज़्यादा आला है। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे 26 ऑफिसर शहीद हुए हैं और 169 दीगर जो हमारे कारकुन थे जो उस अमन मिशन में शरीक थे, जो हमारे एहलकार, वो शहीद हुए। और 6 पाकिस्तानियों को इस साल अक़वाम मुत्तहिदा ने आला किरदार अदा करने पर उन्हें जो है अवार्ड भी दिया है। और सोमालिया में अमरीकी स्पेशल फ़ोर्स को जो ट्रैप कर ली गई थी उसको पाकिस्तानी फ़ौज ने बचाया था, और इसका एतराफ़ किया है हॉलीवुड ने अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी में। और लेकिन अफसोस ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियों और इतनी मेहनतों के बावजूद भी कश्मीर पर खामोशी रहता है। मज़हर साहब, एक जुमला। गुजारिश ये है कि अमन मिशन के हवाले से तो पाकिस्तान की बड़ी खिदमात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उसको भी सराहना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को, और कश्मीर के हवाले से भी अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वहाँ जुल्म है, जबर है। सही हो गया जी, बिल्कुल सही है। अच्छा मज़हर साहब, एक पाकिस्तान के वफ़द के इसराइल का दौरा किया है, ये बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, और उसमें एक सरकारी टीवी का एक एंकर भी शामिल था। और ये क्या पोजीशन, क्या वजह क्या है, इसराइल का दौरा कैसे हो गया? पाकिस्तान से तो कोई ताल्लुकात हमारे तो हैं नहीं इसराइल के साथ। देखिए, आज एक तो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की रूह जो है वो तड़प रही होगी कि क्यों कर पाकिस्तानियों के एक वफ़द ने इसराइल का दौरा किया। दूसरा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन ने भी वजाहत मांगी है, चूँकि अगर वफ़द में शामिल लोगों को देखा जाए तो उनकी तस्वीर मोहतरमा मरीम नवाज़ के साथ भी नज़र आती हैं और एहसन इकबाल साहब के साथ भी नज़र आती है। फिर इसमें MWM के जो कायद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, उन्होंने बड़ा मौक़िफ़ अपनाया है सख्त, और उन्होंने कहा है कि ये तो सरासर ज़्यादती होगी, जुल्म होगा, और ये वजाहत करे हुकूमत कि कहीं ये इसराइल को तस्लीम तो नहीं करने जा रहे, कहीं बानी पाकिस्तान की अकवाल की मुखालफत करने तो नहीं जा रहे। तो इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। और वो जो नायला अली हैं बीच में, जिनकी तस्वीर है मुस्लिम लीगी लीडरों के साथ, मुस्लिम लीगियों को भी इसकी वजाहत करनी, मुस्लिम लीगियों को इसकी वजाहत करनी चाहिए। और जो कहा रहा है कि वो अमेरिकन नैयाद पाकिस्तानी शहरी है, उसने जो भी किरदार अदा किया ये बिल्कुल गलत है, इसको वाजे करना होगा मौजूदा हुकूमत को कि इसका क्या किरदार है। अच्छा मज़हर साहब, बलोचिस्तान में आज बलदियाती इंतखाबात थे, जो अब तक की इतलात हैं उसमें बाप सबसे आगे है 71 नशिस्तों लेके, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 39, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26, नेशनल पार्टी 26, BNP 18, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 9वें नंबर पे है 10 सीटों के साथ, MLN जो है वो 11वें नंबर पे है 6 सीटों के साथ। लेकिन एक हैरत अंगेज़ काम यह हुआ कि गवादर में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है हक दो तहरीक ने। हक दो तहरीक के मौलवी हिदायतुल्लाह जो हैं इस वक्त तक 27 जगहों पे वो जीत चुके हैं, टोटल 31 नशिस्तें हैं वहाँ, और वो लगता है कि क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का 4 जमाती इत्तेहाद जो है वहाँ बुरी तरह पिट गया। जी, गुजारिश यह है कि वो जो हक दो पार्टी है वो इसलिए आगे है कि वो एक तो ग्वादर के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उन्होंने उठाई, और किसी भी मुल्क की बड़ी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये नून लीग के लिए भी एक सवालिया निशान है कि आज वो देखें कि बलूचिस्तान में वो कहाँ खड़े हैं। लेकिन जो हौसला अफजा बात है वो ये है कि बलूचिस्तान के लोगों ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लिया, और उन्होंने रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए और रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी जो उनकी वोटिंग की शरह है वो बहुत ज़्यादा है, वो अबव 50 है। आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का सियासी अमल में शरीक होना एक खुशआइंद बात है। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि बलूचिस्तान के आवाम जो है रियासत पाकिस्तान के ऊपर पूरा एतमाद रखते हैं, भरपूर तरीके से उन लोगों ने शिरकत की है। देखिए कि 17,779 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं, जबकि नशिस्तें 7,174 थीं और पोलिंग स्टेशन थे 7,088। इतने भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेना, और बाद जगहों पर इलेक्शन का टर्न आउट जो ख़ासतौर पर तुर्बत डिवीज़न में 61% रहा है, तो ये किसी आम इलाके जो बाकी पंजाब है, सिंध है, KP के, उनमें जो शहरों में अमूमन टर्न आउट होता है उससे भी ज़्यादा है। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि बलूचिस्तान के आवाम को अपने मुल्क के साथ
भरपूर मोहब्बत है और उन्होंने इस मोहब्बत का भरपूर इजहार किया है। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगेबान।